पेपर और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर दोनों एक ही तरह के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम करंट अफेयर्स के हवाले से पढ़ेंगे कि करंट अफेयर्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा जी, करंट अफेयर्स कि आजकल के हालात को वाकयात क्या हैं, आजकल क्या हो रहा है, तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें जिनके ऊपर आपको कैप्चर करना है वो ये है कि करंट नेशनल इश्यूज, या मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ जिनको हमें फोकस करना है। तो उसमें से पहला एलिमेंट है हमारा करंट नेशनल। तो किसी स्टूडेंट को कोई वॉइस का प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल किसी का इशू नहीं आया यहाँ पे, कुछ लाइट का भी इशू हो तो बता सकता है। तो अपने मोबाइल की आप थोड़ा वो ब्राइटनेस भी बढ़ा देंगे तो इट विल बी फाइन फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, तो करंट नेशनल इश्यूज के बाद जो है हमें जिसको फोकस करना है वो है करंट इंटरनेशनल इश्यूज, या हम इसको कह सकते हैं ग्लोबल इश्यूज। ये अपना मैंने कहा इसकी ब्राइटनेस फुल कर दें। ये स्टार्ट है ना वीडियो? हाँ साहब सील काट कर रहे हैं। ब्राइटनेस फुल कर दो। हाँ ठीक है बिल्कुल। चलो ओके जी। सो स्टूडेंट्स, ये एक तो करंट नेशनल इश्यूज के हवाले से हम बात करेंगे और दूसरा इंटरनेशनल करंट इश्यूज जो हैं उसके हवाले से हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद हमारी स्पेशली जो नजर होनी चाहिए वो होनी चाहिए यूएन एक्टिविटीज की। एक्चुअली यूएन एक्टिविटीज की इसलिए बात करता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा इदारा है कि जिसमें कोई फैसला होता है, कोई समिट होता है, कोई सेशन होता है, वो डायरेक्टली हम पे भी इम्पैक्ट होता है। यूनाइटेड नेशंस के सेशंस आप जितने भी समिट्स उठा लें, उसकी अल्टीमेटली इम्प्लीकेशंस चूंकि ग्लोबल होती है तो इसलिए हमें भी इसको भी फोकस करना होगा। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एक्टिविटीज के बाद हमें ये देखना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारी कैबिनेट, इनकी क्या एक्टिविटी है। डेफिनेटली अब जारी बात है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फॉरेन डेलीगेशंस या तो हमारे पास आती हैं, उनकी मीटिंग होती है, या फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड अदर कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो जाते हैं फॉरेन कंट्रीज। वहाँ करते क्या एक्चुअली होता है ये कि वहाँ पे हम जाके डिफरेंट एमओयूज साइन करते हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं, डिफरेंट डिसीजंस होते हैं। तो उनके हवाले से भी आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने कोई एक प्रोजेक्ट किया है सी पैक का चाइना के साथ, तो कितने मिलियन डॉलर्स में हुआ था, ये सवाल आ सकता है। अब ये तो चूंकि बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल। अब रिसेंटली जो दुबई एक्सपो में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए और वहाँ पे जो है चीजें हुई, तो वहाँ पे जो एमओयू साइन हुए वो किसी से दरमियान और किसी से हवाले से, तो ये चीजें आपको करंट अफेयर्स के हवाले से पूछी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है जी ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब ये क्यों करंट अफेयर्स में आती हैं? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल समिट तो होना ही होता है, ठीक है। उसके बाद पिछले एफपीएससी कहता है कि पिछले 2 साल की जो हम लेंगे, 2 साल के अंदर अंदर करंट अफेयर्स आपने कवर करना। आमतौर पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपको तकरीबन 6 to 8 मंथ्स की पूछता है क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी हमें एहतियातन पिछले 2 सालों को कवर कर लेना चाहिए। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अदर देन यूएनओ, जैसे कि ओआईसी है, जैसे कि एससीओ है, जैसे कि ईसीओ है, जैसे कि सार्क है, आसियान है, इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जिनके बारे में आज इंशाल्लाह हम डिटेल से बात भी करते हैं। तो इनकी एक्टिविटीज, इनके एनुअल समिट्स, इनके ऑब्जर्वर मेंबर्स, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके सेक्रेटरी जनरल्स, इनके हवाले से कोई भी सवाल आ सकता है। तो ये भी चूंकि करंट रिलेटेड होते हैं। लेकिन एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, तो वो करंट अफेयर्स में नहीं आने की बात, आजकल की बात है। इसको भी हम इंशाल्लाह करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डे टू डे एक्टिविटीज को आपने कैप्चर करना। अब डे टू डे एक्टिविटीज का मतलब ये है कि आप अपनी आदत एक बना ले। मैं आपको आज अगर टाइम मिलता है तो आपको स्पेशली तरीका कार बताऊंगा। डॉन न्यूज़पेपर आप लोगों को सबको पढ़ना चाहिए,
क्योंकि अभी थोड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है कि टेस्ट होने के बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी है, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए है या इंस्पेक्टर एफआईए, इनका ये जो अभी हम तैयारी कर रहे हैं ये हम स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके बाद 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव भी लेना है उन्होंने एफपीएससी वाला। ये शायद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने तो इसका जिक्र नहीं किया, और इसी तरीके से सब इंस्पेक्टर में भी ये नहीं है, इंस्पेक्टर रेवेन्यू में भी ये नहीं है। लेकिन इन तीन पोस्टों में जो मैंने बताई एडीएफआई, इंस्पेक्टर एफआई और एडीआईबी, इनमें 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव भी होता है। तो अल्टीमेटली आपको डॉन न्यूज़पेपर को टच करना चाहिए ताकि आप उसके बारे में बेहतर इंफॉर्मेशन से आगाह हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर बन सके, आप अच्छी नई वोकैबुलरी जान सके और आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सके। तो डॉन न्यूज़पेपर जो बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, और उसके जो जो उनके एडिटोरियल पेज पे डिफरेंट करंट अफेयर्स के ऊपर व्यूज होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। तो उनको इवन व्यूज को आप पढ़ें, उनको अपने जहन में एसिमिलेट करें और उनको आप करंट अफेयर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो एडीआईपी में जब आपको ऐसे आता है कोई भी करंट हवाले से, तो फिर अल्टीमेटली आपकी तैयारी होगी। तो मैं आपको इंशाल्लाह एक दिन डॉन न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ने का तरीका बता दूंगा। तो उसके अंदर से डे टू डे एक्टिविटीज आपने कैसे निकालनी, उसके इंटरनेशनल पेजेस होते हैं, उनको आपको पढ़ना है, जिसके अंदर आपको डे टू डे एक्टिविटीज पता चलती है। आज अफ्रीका में ये हो गया, सेंट्रल अमेरिका में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया। तो अल्टीमेटली वही क्वेश्चंस आपको आने करंट अफेयर्स के हवाले से, तो उनको हमने कैप्चर करना। उसके बाद जो इंटरनेशनल डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं वो भी इनका इसी के अंदर से हमें पता चलेगा। जी जी अच्छा जी, इसी तरीके से जो है अगर हमारे किसी प्रोजेक्ट्स साइन हो रहे हैं अदर कंट्रीज के साथ, वो भी हम इसी के अंदर इसको कवर अप करेंगे। ओके जी, ये तो थी हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स जिनकी हमने डोमेन की बात की। अब हम इससे एक स्टेप अहेड चलते हैं और हम ये देखते हैं कि हम इनको इन चीज़ों को कवर अप कैसे कर सकते हैं, वो आज इंशाल्लाह हम बात करें। तो जी इसका जो इमेज ले आपने कल इमेज दिए थे, चलिए आपने जिसका मोबाइल अच्छा है वो मोबाइल सारे लगे हुए वो उनके पास है। अच्छा आप ले हो गया जी? अच्छा स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका इमेज जो है मैं आप लोगों को इमेज ही फॉरवर्ड करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई चीज़ लेट्स सपोज रहेगी लिखने वाली तो वो आप उसको लिख सकें। ग्रुप में मैं शेयर करवा देता हूँ। तो इसमें मैंने एक जो स्क्रीनशॉट भी यानी इसका जो इमेज भी दे दिया है। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं कि हम हमारी जो करंट अफेयर्स के हवाले से है, हम क्या क्या चीज़ों को लिंक करना है या किस तरीके से प्रिपरेशन हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले जनाब हमारे पास जो सोर्स है वो है ऑर्गेनाइजेशन इनकम द स्टडी। ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी वर्ल्ड की हैं उन तमाम को हम लोगों ने कैप्चर करना है। ये जो मैंने अभी सवाल बताया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके तो 4-5 एलिमेंट्स आपको ख्याल रखना चाहिए, यानी कि वो बनी कब है, उसका नाम क्या है, उसके नाम यानी उसके एक्रोनिम से बनता क्या है, उसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, उसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, उसके ऑब्जर्वर मेंबर्स कितने हैं, और इसी तरह से जो ये तमाम का नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है। फिर ये कुछ 5-6 ऑर्गेनाइजेशन के ये पूरा डाटा आपको चाहिए, लाइक यूएनओ है या आपका ओआईसी है या सार्क है, जिनके हम खुद भी मेंबर हैं, एससीओ है। बकाया आप लेट्स सपोज हमें जो है ना हेडक्वार्टर पूछा जाता है जी आईएई का, तो उसकी पूरी डिटेल ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन, लेकिन उनके हेडक्वार्टर्स की डिटेल का पता होना एटलीस्ट। तो इंशाल्लाह आज हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। और उसके बाद हमारा जी नंबर 2 पे है कंसल्टिंग न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉन न्यूज़पेपर देखना चाहिए आपको, बहुत अच्छा है। तो डॉन न्यूज़पेपर को कंसल्ट कर लें तो दैट विल बी वेरी फाइन।
और उसके अलावा डॉन न्यूज़पेपर के अलावा जो है फर्दर कोई और भी न्यूज़पेपर जो कि आपको पढ़ना आसान है, आप उसको बेहतर समझते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। सर वो आखिर में बताएंगे यानी ये कैसे पढ़ना है? हाँ, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर की बात हम आती है। अच्छा जी, उसके बाद सिर्फ इसमें डॉन नहीं है, डॉन इसलिए कहता हूँ कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो रेडी होता है साथ साथ। उसमें अच्छी इंग्लिश है, अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अच्छी वोकैबुलरी है और करंट अफेयर्स की अच्छी इंफॉर्मेशन उस हवाले से आपके आइडियाज डेवलप होते चले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी अखबारात आप और भी जो आपके पास मौजूद हैं, केवल उर्दू अखबारात जो मौजूद हैं उनको भी आप जरा एक दफा गो थ्रू करें और देखें कि करंट अफेयर्स के सवाल कैसे हो सकते हैं। आई एम वेरी मच कन्फर्म्ड कि जब आप एक दो चार दफा अखबारात में से खुद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन निकालना शुरू कर देंगे ना तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आज के अखबार में अगर ये लिखा हुआ है कि आज जो है इंटरनेशनल, आज क्या डेट है जी, 14 दिसंबर है। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी इंटरनेशनल डे फॉर, ये नॉट कंफर्म लेकिन इंटरनेशनल डे फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ये आज का डे है। तो आप अल्टीमेटली आप इस डे को तो कम से कम इस हवाले से तो पहचान जाएंगे ना। या इंटरनेशनल डे फॉर आप समझ लीजिए ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से आप इसको क्लियर कर पाएंगे आज। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्डेड आज जो है वो हाईएस्ट चला गया लाहौर का। तो अब आप सबका सवाल इसके अंदर करंट अफेयर्स का आ सकता है जी, विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब डेफिनेटली ये लाहौर नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये आए दिन तो चेंज होता है, कभी वो कभी वो। लेकिन आपको ये सवाल आएगा कि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मैक्सिमम कहाँ पे गया था, तो वो ये सवाल तो मैक्सिमम तो जाहिर सी बात है वो तो जा सकता है ना। तो ये हमें उस करंट अफेयर्स की जो अखबारात है उससे सवाल आएंगे। अच्छा जी ठीक है जी, आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई अमेरिकन एम्बेसडर के साथ, हमें हमारे लिए सीखने की बात तो लगता है यार। हमें पता ही है कि अमेरिकन एम्बेसडर का नाम क्या, ठीक हो गया जी। ये भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो एम्बेसडर कौन है, मैंने बताया थे शायद पहले। तो अमेरिकन एम्बेसडर्स के साथ जो डिसीजंस हुए वो तो है ही हैं, लेकिन साथ कम से कम ये भी होगा कि हम हमारे एम्बेसडर जो है वो हैं कौन, अमेरिकन एम्बेसडर। तो जो डिसीजन है उनको तो डेफिनेटली हमने फोकस करना ही करना है। अल्लाह कोई भी है यार मैंने बचा लिया तो हाँ तीनों जी हाँ जी पाँव नीचे करके। फुटबॉल कवर है। चलो यार कोई बात नहीं, परेशानी कोई बात नहीं, कौन से बेटे आपकी है। Okay, so newspaper there was some role है। तो कंसल्टिंग न्यूज़पेपर्स में अगेन मैं कह रहा हूँ कि डॉन न्यूज़पेपर को स्पेसिफिक नहीं लेंगे, बगैर तमाम न्यूज़पेपर्स को भी टैकल करेंगे। अच्छा मैं बात आपको ना अमेरिकन एम्बेसडर्स की, तो उनका नाम भी हमें पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि उनके डिसीजंस कोई अगर इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम के बारे में इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की कोई भी फॉरेन डेलीगेशन है तो हमें ये एटलीस्ट पता चल जाता है। लेट्स सपोज अगर जिम्बाब्वे के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं तो डॉन न्यूज़पेपर ये भी कवर करता है। और ये याद रखिएगा कि अगर लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि कांगो का प्रेसिडेंट कौन है, कांगो ही मतलब कि हमारे पाकिस्तान के हवाले से तो कोई इतने इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है ग्लोबली देखा जाए या हमारे अपने रिलेशंस देखें, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा वजह क्या है कि वहाँ पे रिसेंटली इलेक्शन हुए होंगे, तो आपने जो रिसेंट चीजों को करंट चीजों को कवर अप करना है तो आप हम वो वाले क्वेश्चन उठाते चले। PSL 7 जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है, PSL 7 का कौन विन करेगा ये क्वेश्चन आता है। रनर अप कौन रहता है, कहाँ पे हुआ PSL 7, T20 वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली गुजरा है। तो इसी तरीके से आपकी ओलंपिक्स रिसेंटली गुजरी है, अभी विंटर ओलंपिक्स जो होने जा रही है बीच में। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो करंट से रिलेटेड है। करंट का मतलब पॉलिटिकल इश्यूज या कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स में जो करंट में जो भी चीज आएगी यार वो स्पोर्ट्स है, साइंस है, लिटरेचर है, इकोनॉमी है, मेडिसिन है, कुछ भी है। कितने देर पहले पेपर भर जाता है? ऑलमोस्ट कोई ये हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते क्योंकि अगर बहुत कम दिन होते हैं, लाइक मेरा ख्याल है कि हफ्ता 10 दिन हुए ज्यादा। तो इसलिए क्योंकि बहुत अगर हम महीना 2 महीने पहले की बात करें तो फिर इतना उसको रिटेन करना मुश्किल हो सकता है, सीरियसली जरा मैक्सिमम जो है 1 वीक होगा, आई बिलीव हो सकता है इससे भी कम नहीं होगा मेरा ख्याल। तो ये हमने इंशाल्लाह देखा है, इनसे चीजें हम अब मैंने ये चीज बताने का मकसद ये था कि इस तरीके से क्वेश्चंस में ग्रैब करवा रहा हूँ ना, आपको मिसालें दे दे ऐसे ही आपकी वो आपका जो डेवलप हो जाना चाहिए कि हमने इस तरीके से क्वेश्चंस निकाल कर खुद लिखते थे। करंट अफेयर्स का मटेरियल एक वाद ऐसी चीज है
इसका करंट रिलेटेड मटेरियल मैं तो नहीं प्रोवाइड करूंगा आपको, या अगर मेरे सेशन तक मैं करूंगा, उसके बाद फिर आप घर में बैठे होंगे, कैसे आप उसकी तैयारी करेंगे? तो अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी प्रिपरेशन और इसका मटेरियल आपको खुद कलेक्ट करना है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम न्यूज़पेपर के साथ कंसल्ट करने के बाद मैं आपको शेयर करूंगा जी वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन। अच्छा, वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन जो है वो क्योंकि सीएसएस के हवाले से रिकमेंड किए जाते हैं, काफी डिटेल उसके अंदर नॉलेज होता है, तो आपने उसके हवाले से तो नहीं पढ़ना, लेकिन उसमें एक आखिरी पेजेस होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है वर्ल्ड इन फोकस। तो वर्ल्ड इन फोकस को आप टच करें, ठीक है जी। ये हर महीने चूंकि शाया होता है वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन, तो अब इसमें होता है ये कि जैसे 15 दिसंबर से लेके तो ऑनवर्ड जो है 16 दिसंबर से लेके ऑनवर्ड 15 जनवरी तक होता है, 1 मंथ की डिटेल इसमें आ जाती है। इसमें वही तमाम चीजें जो मैं आपको कह रहा हूँ कि डे टू डे एक्टिविटीज, कोई इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, कोई किसी का पोर्टफोलियो चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी चीफ जस्टिस ये से अब ये हो गए हैं, या अमेरिकन एम्बेसडर ये थे तो अब ये हो गए, चाइनीज प्रेसिडेंट, वो सारी की सारी बातें इनमें मिलती हैं, तो इसलिए इसको भी हमने टच करना है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी कुछ वेबसाइट्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे www.sheer.org। इसको आप क्लिक करें, इसके देखिए, और फिर इसके ना करंट अफेयर्स के टॉपिक, ये चूंकि बाकी भी काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो करंट अफेयर्स के हवाले से जो है ना वो आपने देखना। उसके बाद ना onepapermcq.com, और इसी तरह से www.gotest.pk, इसी तरह से www.palmmcqs। ये है इंपॉर्टेंट वेबसाइट जिनसे आपको फ्रेश इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और अल्टीमेटली वो करंट। अच्छा, इन वेबसाइट्स पे आपको जीके की यानी करंट अफेयर्स, रिसेंट इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात और दूसरी जीके की भी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, तो लेकिन आपने स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है, और बकाया जो चीजें वो भी पढ़ो, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं। लेकिन इससे कितना पुराना मटेरियल है? 2 साल एफपीएससी का का होता है। हाँ? 2 साल का उनमें से 2 साल नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा, फिर हमें फोकस करना होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा 2 साल का है? नहीं, वो तो न्यूज़ से आपको थोड़ा पता चल जाता है ना। नहीं, मैं अक्सर ये वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, वेबसाइट पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी न्यूज़ है, कौन सी चीज़ है, तो चीज़ ऑटोमेटिकली पता चल जाती है कि कितनी पुरानी है, आप चेक कर रहे हैं। यही तो आपकी वो है क्रिएटिविटी, इनोवेशन। ठीक है जी, ओके जी स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारी चीज़ें होगी जिनको हम अपने सोर्सेज से करते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेश नोट्स जो है मैं आपको भिजवाऊंगा करंट अफेयर्स की, ठीक है, वो भी इन्हीं के अंदर कवर अप कर देंगे। लेकिन वो ये जो फ्रेश नोट्स हैं ये हम अभी फ्रेशली तो नहीं, लेकिन साथ साथ हम चलाते हैं, जब हमारा सेशन गोइंग टू बी एंडेड उस वक्त मैं आप लोगों को ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, जस्ट इससे रखना वायबिलिटी के साथ साथ इससे रखना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये ये इसका कोई पता नहीं, ये तस्वीर ले लें, तस्वीर ले लें, हाँ तस्वीर ले लें, इसका कोई पता। ये ना आपका क्या नाम है? अवैस। अवैस, आपने देखना है स्क्रीन में वाली काम तक आ रही है। ये देखो, ये लाइन आ रही है। नो सर, ये वाली लाइन आ रही है, और उधर से वो ब्लू वाला आ रहा है। हाँ जी सर, ब्लू वाला आ रहा है, ये वाला इसलिए आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम जनाब चले जाते हैं ऑब्जर्वेशंस के बाद। अच्छा, एक चार्ट आप बना लीजिए, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को हम चलो उसके अंदर कवर अप करते हैं और एक प्रॉपर वे से चलते हैं, कॉम्बिनेशंस की शेप में पढ़ते हैं।
होपफुली याद हो जाएगा। चार्ट में हमें करना है सीरियल नंबर सबसे पहले। ये कोशिश करें आपका जो बुकलेट है, जो कॉपी आपकी वो लैंडस्केप में है। उसके बाद हम देंगे ORG, ORG मींस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लिखेंगे इसका established on, उसके बाद हम देखेंगे इसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट, एक ही बात है। फिर उसके बाद हमें देखना है इसका सेक्रेटरी जनरल या इसका जो हेड है, जो भी MD है, सेक्रेटरी जनरल है, चेयरमैन है, वो इसमें कवर अप कर लेंगे। फिर आगे हम देखेंगे इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे हम ऑब्जर्वर कितने हैं। ये होगी हमारी चीज। तो फ्रेंड्स, तो अभी जनाब हम स्टार्ट लेते हैं, तो इसमें आपको क्लियर होता जाएगा कि हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा है जी यूएनओ। जाहिर सी बात है, यूएनओ एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में आते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से सबसे पहला सवाल ये है कि ये कब एस्टैब्लिश हुई है। तो आंसर इज 24 अक्टूबर 1945। ये डेट हमें याद करनी होगी, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क। देन इसका अगर आपको सवाल आता है कि जी इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो कौन है जी? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, ये और एंटोनियो गुटेरेस में स्पेस है, ये नेम ही ना कर सकता। अच्छा, अब इसके टोटल मेंबर्स जो हैं वो हैं 193 इसके हैं, और ऑब्जर्वर स्टेटस जो मिला है वो है 2 लोगों को मिला है। ऑब्जर्वर का मतलब ये है कि ऑफिशियली या लीगली वो पार्ट्स तो नहीं होते, लेकिन उसकी जो उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसीडिंग है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के सेशंस हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां से कुछ सीख के जा सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर उसकी डिसीजंस को बाइंडिंग जरूरी नहीं है लीगली, ठीक है ना। सो इसके अंदर जो ऑब्जर्वर स्टेटस है, दिस इज वेरी वंडरफुल कि यार दो यूएनओ में तो हर एक बंदा मेंबर होता है, इसके बावजूद 2 कंट्रीज ऐसे जो मेंबर नहीं है। तो 2 कंट्री जो मेंबर नहीं है उनका नाम आपको बताना चाहिए। तो उनका नाम मैं लिख देता हूँ जी। फर्स्ट इज वेटिकन सिटी, इसे हम होली सिटी भी बोलते हैं, वेटिकन सिटी को होली सी, सॉरी होली सी भी कहते हैं, वेटिकन सिटी। और दूसरा है पैलेस्टाइन। ये जो वेटिकन सिटी है, यू नो, ये एक स्मॉलर स्टेट भी है वर्ल्ड की, ठीक है, और बहुत पुरानी स्टेट है, लेकिन इसने इसलिए नहीं पार्टिसिपेट किया ये यूनाइटेड नेशन, क्योंकि ये अपनी फिलॉसफी है, क्योंकि वो इससे बिलोंग करते हैं वेटिकन सिटी से, तो उनकी अपनी ये फिलॉसफी है कि हम किसी भी पार्टी, इवन चाहे वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की है, लेकिन उसमें कोई ना कोई, लेट्स सपोज किसी कंट्री के अगेंस्ट कुछ ना कुछ आता होगा ना, तो अल्टीमेटली वोटिंग प्रोसीजर का हिस्सा बनना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि हमें रहना ही इंडिपेंडेंट, हम किसी के ना तो खिलाफ है ना किसी के साथ, तो इसलिए वो मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है। इसी तरह पैलेस्टाइन के अपने कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे, इस तरह से वो जो है मेंबरशिप नहीं है। तो ये होगी जनाब एक छोटी सी चीज जिससे हमने कवर अप कर दी यूएनओ। अच्छा, यूएनओ के हवाले से और बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले इसको खत्म करूँ, उसके बाद हम यूएनओ को फर्दर डिटेल से देखेंगे, जिसमें आपको सवाल आ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट इज ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है दैट इज 25 सितंबर 1969, और जिसका हेडक्वार्टर है दैट इज जिद्दा, सऊदी अरेबिया में जो है। और इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है जी यूसुफ अल उथैमीन। हम इसको उथैमीन पढ़ रहे हैं, वैसे ये उनका आई थिंक उस्मान है। यूसुफ अल उथैमीन जो है वो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं। टोटल मेंबर 57 है, और जो ऑब्जर्वर स्टेटस है वो है 5 लोगों के पास।
ये हमारी ओआईसी कवर अप हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में जो है हमारा नंबर 3 पे जिसके हम खुद मेंबर भी हैं वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सार्क। सार्क से क्या बनता है जी? साउथ एशिया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके जी। अच्छा जी, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है डेट दैट इज 8 दिसंबर 1985। अच्छा, रीजनल कॉर्पोरेशन नहीं है, याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तावन। ठीक है जी। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में, और काठमांडू जो है वो नेपाल का कैपिटल है। ये जिद्दा जो सऊदी अरब का कैपिटल नहीं याद रखिएगा, ये जिद्दा का सिटी है। कैपिटल क्या है सऊदी अरब का? रियाद। अच्छा जी, जस्ट एक मिनट अजान और इसके बाद जी जी अस्सलाम जी सर। मैंने जी, अच्छा वो बंदा जोर टाइम तुसी आए सी, मैं तो जोर टाइम तुसी आए सी। चलो मैं उनकी जवाब देना, उनकी जवाब। ओके। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं जी। काठमांडू नेपाल इसका जो है वो कैपिटल है, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है जी इसाला वीराकॉम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। यार मस्जिद में चले जाओ और बताओ ना। हाँ नहीं वो आप मुझे पैसे दे देना। अच्छा जी, सारा वाला कौन जो है वो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं, और साथ के टोटल मेंबर्स हैं वो हमारे पार्लियामेंट को 8 हैं, और ऑब्जर्वर है 9। 8 जो है ना उनके लिए एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ, वो देख दीजिएगा, याद कर दीजिएगा इसको। MBPS यानी जो इसके मेंबर्स हैं, M फॉर मालदीव, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। तो ये इनके मेंबर जो 8 हैं वो सारे के सारे इनके वाले से क्वेश्चन आता है उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली वो है हमारी SCO, एंड SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है दैट इज 15 दिसंबर 2001। ये काफी पुरानी नई बनी है किस्म की। तो इसके बाद ना हम चलते हैं इसके हेडक्वार्टर की तरफ, तो वो है जी बीजिंग, चाइना। कैपिटल भी है चाइना। इसकी जो सेक्रेटरी जनरल है वो है व्लादिमीर नोरोनोवारोवी, और इसकी जो टोटल मेंबरशिप है वो है 8, और ऑब्जर्वर स्टेटस है 4। ये नाम हमारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी कंप्लीट हुई। अब ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट थी इस वजह से कि हम इसके भी मेंबर हैं, इसके भी मेंबर हैं, इसके भी हैं और इसके भी, और इनका इम्पैक्ट भी देखें ना सबसे ज्यादा होता है।
अगर आप रीजनली देखें तो सार्क और एससीओ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। एससीओ तो बल्कि ये एक ऐसा ब्लॉक समझा जाता है जो कि बेसिकली एंटी वेस्ट है या एंटी अकाशा है, ठीक है। और सार्क हमारे लिए इतने ये बहुत हम साउथ एशियन रीजन में जो है वो सारे का सारा इसमें डेवलप होता है। ओआईसी डेफिनेटली वो जाहिर सी बात है, हम उसका प्लेटफॉर्म हर जगह पे यूज़ करते हैं। विष्णु यूएनओ तो है ही है वो। तो ये है जनाब, अब इसके एक चार्ट के अंदर तकरीबन तमाम इन्फॉर्मेशन छुप रही है। अभी साथ आप तमाम चीज़ों को यहाँ से निकाल के देख सकते हैं। अच्छा, अब ये डेली तस्वीर है ताकि हम आगे चलें। ओके जी, चलते हैं आगे। मैंने यूनाइटेड नेशंस के हवाले से आपको कहा था कि उसको थोड़ा सा हमें डिटेल से डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि इसके और भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे यूएनओ से बनता क्या है, पता है सबको या नहीं पता? यूनाइटेड नेशंस। नहीं जी, सबको पता है। चला यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इस्टेब्लिश्ड ऑन, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कब इस्टेब्लिश हुई है, 24 अक्टूबर 1945। सेक्रेटरी जनरल का जो मौजूदा वो तो हम देख चुके हैं, लेकिन अगर आपको ये सवाल आता है कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो उनका नाम है ट्रिक लाई। और इन्हीं सवाल बाद में बताया था कि ट्रिक लाई वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी नेशनैलिटी कौन से कंट्री से है? जो ट्रिक लाई है ये नॉर्वेजियन है, इनकी नेशनैलिटी नॉर्वे की है, ये नॉर्वे से बिलोंग है, ठीक हो गया। और उसके बाद हम चलते हैं सेकंड सेक्रेटरी जनरल की तरफ, इसका नाम मैं नहीं लिखता। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड सेक्रेटरी जनरल की तरफ। ये जो थर्ड को मैंने पहले फोकस किया, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जो थर्ड थर्ड सेक्रेटरी जनरल है वो बेसिकली फर्स्ट एशियन भी है। ओके, अगर आपका सवाल आता है कि फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल, तो वो ओवरऑल थर्ड पोजीशन पे है एंड हिज नेम इज यू थैन। और इनकी जो नेशनैलिटी है वो हम म्यांमार में यहाँ लिख देता हूँ। बेसिकली वो उस वक्त इसका नाम, चूंकि म्यांमार का जो ओल्ड नेम था वो होता था बर्मा, तो ये बर्मीज थे उस वक्त, लेकिन अब चूंकि चेंज हो गया तो म्यांमार हम इस नेशनैलिटी लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद चलते हैं जी, अब सेकंड, जब हमने फर्स्ट पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, पहले तीन पढ़ने और आखिरी तीन पढ़ने याद रखिएगा, बीच वाले तीन छोड़ने, टोटल 9 है, ठीक है। तो जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड हमें जरूरी है, ये वो इसको तो हम नहीं छोड़ सकते, तो सेकंड को भी हम कवर करते हैं। तो जो सेकंड है उनका नाम है जी जेंस स्टोलनबर्ग। नहीं सॉरी, ये है, ये तो उसका है नेटो का हैमर्सकोल्ड। हैमर्सकोल्ड, यहाँ पे जे भी है, वजह साइलेंट, हैमर्सकोल्ड। और इनकी जो नेशनैलिटी है, स्पेलिंग आई थिंक थोड़ी बहुत मिस्टेक है। अच्छा जी, इसकी जो इनकी जो नेशनैलिटी है वो है स्वीडन। तो ये तीन हो गए हमारे टॉप वाले, पूरी नेशनैलिटी भी होगी और ये पता भी चल गया। अब आगे चलते हैं कि हमें, जैसे मैंने कहा कि टोटल 9 है, तो अगले तीन जो हमको पता होना चाहिए वो हो जाएगा, एक 9th, एक 8th और एक 7th। तो जो 7th सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है, ये एक्चुअली वो हैं जो पॉपुलर हैं और आ सकते हैं आप,
उनका नाम कोफी अनान है और कोफी अनान की जो नेशनलिटी है दैट वाज घाना। वो घाना से बिलोंग करते थे। और कोफी अनान की स्पेशलिटी ये है कि इनके होते हुए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को एक बार नोबेल पीस अवार्ड भी मिल चुका हुआ है। ठीक है जी, जो तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोफी अनान। आपको ये सवाल आ सकता है कि जी नोबेल प्राइज जब मिला है यूनाइटेड नेशंस को उस वक्त उनके सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो जवाब क्या होगा? कोफी अनान। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट आ जाता है एट्थ सेक्रेटरी जनरल जो थे वो इसलिए भी तो हमें याद है कि अगर राइट नाउ जो है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, तो उससे पहले जो भी थे वो पता होता है अल्टीमेटली बंदे, तो लेकिन वो भी कोई मुश्किल नहीं है कहाँ पे याद करना। ये सर होते कितनी देर के लिए? 5 इयर्स के लिए इनकी होती है बान की मून। और अच्छा, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में एक्सटेंशन भी मिल जाती है। बान की मून का जो ताल्लुक था बल्कि है वो साउथ कोरिया से था। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं नाइन्थ की तरफ। तो नाइन्थ वो है जो मौजूदा है, और जो मौजूदा है उनका नाम हमें सबको पता है कि अभी मैंने बताया भी एंटोनियो गुटेरेस उनका नाम है। और इनकी जो नेशनलिटी है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है, पुर्तगीज इनकी नेशनलिटी है। सो जी ये है हमारे तमाम जो इम्पोर्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन। अच्छा, कुछ हम एंटोनियो गुटेरेस है ना, इनको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि ये अब मौजूदा है। तो इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटोनियो गुटेरेस के हवाले से। पहली बात तो ये कि ये कब से हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि जी विद इफेक्ट फ्रॉम कब से ये सेक्रेटरी जनरल है। तो ये है जी 1/1/2017, 5 साल के लिए। और उसके बाद फिर चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ये जो एंटोनियो गुटेरेस हैं इनकी जो नेशनलिटी है वो आपको पता है कि पुर्तगाल से हैं। तो पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। और एक और इनकी खासियत है कि एक यूनाइटेड नेशंस का एक अदारा है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। तो ये उनके एक्स यानी कि साबिका हाई कमिश्नर भी रहे हैं। एक्स हाई कमिश्नर ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। अगर आपको ये सवाल आता है कि जो एंटोनियो गुटेरेस हैं ये इससे पहले किस डेजिग्नेशन पे थे, तो उसका जवाब ये है एक्स हाई कमिश्नर ऑफ यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। ये उसके बीच पर है। ये इसलिए जब वो पाकिस्तान में आए थे ना, तो उनकी कमेंट थे कि मेरे पाकिस्तान में पहले ही बड़े चक्कर लगे हैं। क्यों? वो जो अफगान रेफ्यूजीज के बारे में और ओवरऑल जो हमारी सूरत है ना, उसके बारे से पहले भी पाकिस्तान में आए। लेकिन अभी तक बहरहाल जब ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बने हैं, और उसके बाद जो हमने ये इंडिया के साथ वो जो खोला था कॉरिडोर, क्या कहते हैं जिसको, क्या नाम है, करतारपुर कॉरिडोर, उस वक्त भी है। उस वक्त हमने ये मेंशन किया था कि मेरा पाकिस्तान से पुराना ताल्लुक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे सेक्रेटरी जनरल के बारे से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप इसकी तस्वीर लें और इसके बाद हम चलते हैं यूनाइटेड नेशंस की फर्दर इंफॉर्मेशन के बाद। जी ओके जी, ओके जी। अच्छा, ये जो स्टूडेंट ये जो करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स में अल्टीमेटली हम जब फिर वीकली शेड्यूल रखेंगे ना अपने टेस्ट का, तो उसके अंदर करंट अफेयर का एक हम क्वांटिटी दे देंगे कि ये फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स का करंट अफेयर है, इसका आपका टेस्ट हो, उसको आपको पहले मटेरियल मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जो मैंने मैगजीन्स की बात की है। फिर आपको अकॉर्डिंगली भी 2 माह के अंदर करंट अफेयर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और उसको फिर आपको ग्रेस करना होगा। और फिर आपका चूंकि टेस्ट भी हो जाएगा, फिर आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपकी चीजें प्रिपेयर होती जाएगी। ओके, तो अब हम चलते हैं यूएनओ के फर्दर। तो यूएनओ के ना बहुत सारे इदारे हैं, ठीक है, लेकिन 2 उसके जो हेड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।
वन इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एड्रेस किया था इन 2019 आई थिंक में एड्रेस किया था, 2020 में एड्रेस किया था, 2019 में। अच्छा एनीवे, तो जनरल असेंबली जो है एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तमाम मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है जी। अभी ये जो इसका मेंबर्स है ना, टोटल मेंबर्स, वो आपको सवाल आएगा जी इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो टोटल मेंबर इसके वही हैं जो कि उसके ओवरऑल मेंबर है, तो उसको हमने ओवरऑल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नाम दे दिया। अच्छा, लेकिन सिमिलरली एक और चीज है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं वो 193 नहीं है बल्कि 15 मेंबर हैं। फिर आगे की फर्दर डिवीजन है। अगर आपको ये सवाल आता है कि इनके परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, तो वो है जी परमानेंट, मैंने पूरा नहीं लिखा, नहीं चलिए दोबारा करें। परमानेंट 5 है और जो टेम्परेरी है वो 10 है, और जो टेम्परेरी है याद रखिएगा चेंज आफ्टर एवरी 2 इयर्स, हर 2 साल के बाद चेंज हो जाते हैं। पाकिस्तान भी इनका मेंबर रहा है, बल्कि ज्यादा रहा है टेम्परेरी मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है एक्चुअली, जैसे हम पाकिस्तान के अंदर कितने एमएनएस और कितने एमपीएस हैं, लेकिन कैबिनेट मेंबर्स चाहते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो जहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स पहले जनरल असेंबली में डिस्कस होने के बाद वहाँ आते हैं, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पास एक पावर होती है जिसे हम बोलते हैं वीटो पावर। उसका मतलब ये होता है कि इन 5 ममालिक में से अगर किसी बंदे ने एक ने भी ना कर दी तो वो काम नहीं हो सकता। चाहे पीछे 193 ने हक में 192 ने हक में वोट दिया हो और इन्होंने भी सबने हक में वोट दिया हो, लेकिन सिर्फ एक मेंबर अगर अड़ गया तो उसका मतलब है कि वो 192 मेंबर से भारी है। ये मोनोपोली देखिए 5 मेंबर्स की। अल्टीमेटली इसका हमें भी किसी न किसी सूरत में फायदा हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ चाइना, बिकॉज चाइना इज अवेलेबल हियर। तो अदरवाइज अगर चाइना ना हो तो बड़ी बुरी सूरत है। यानी वीटो पावर के हवाले से आपको ये भी पता हो कि इन 5 ममालिक में नाम कौन कौन से, आप बताएं। आपने मैं पता है आपको वीटो पावर कौन कौन से कंट्रीज के पास है? आप बताएं भाई। एक मैं हिंट देता हूँ, दुनिया के 5 अहम 3 ममालिक के पास है। बताएं जी, दुनिया के 5 अहम 3 ममालिक। एक तो चाइना हो गया, ठीक है, ठीक है, ये यूएस है। अच्छा मुझे लगा यूएस है, ओके। चाइना से नहीं, यू को अभी स्टॉप ना करें। यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएसए, यूके और सर फ्रांस, जर्मनी। यू को खत्म ना करें। यूएसएसआर, यस सर। यूएसआर पुराना नाम है किसका? रशिया। रशिया का। कहना हमने इसको रशिया, लेकिन अपनी याददाश्त के लिए हम यूएसए, यूके और यूएसआर। अब देखिए कल जो स्केट्सर वाला फार्मूला था, मैकनाई वाला फार्मूला था, कल जो गजब वाला, वो आपको बंदा सुनेगा तो यार कहेगा यार क्या कर रहे हैं, मतलब ये सही थोड़ी बात। मकनाई क्या चीज है यार, मतलब ये तो एक ऑथेंटिक टर्म नहीं है ना, लेकिन हमने प्रोड्यूस किया है। क्यों किया कि हमें पे बैक कर रही है, हमारा काम हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसी तरह ये यूएसएसआर एक्चुअली उसका नाम पर आता है, ठीक है, लेकिन हमारा काम हो रहा है यूएसए रीनो वाले का। तो उसके बाद आप कहते हैं चाइना जो हमें प्रोटेक्ट करता है, और फ्रांस। ये 5 ममालिक हैं जो जिनके पास वीटो पावर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन कब होता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन है वो हर साल एवरी ईयर सितंबर में होता है, और सितंबर के 3rd वीक में होता है। एवरी ईयर 3rd वीक ऑफ सितंबर। ये इसकी जो कंफर्म डेट्स है ये उनकी ये हर साल इसमें होना है, और सितंबर की 3rd वीक। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो एक सेकंड। अच्छा, तो उसके बाद जनाब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बहुत सारे इसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसओ है, आईएलओ है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, बहुत सारी। अब हमें उनके हेड ऑफिस के बारे में बहुत जरूरी पता होनी, क्योंकि उसके हेड ऑफिस अक्सर पूछे जाते। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इसका वो मेन ऑर्गन भी है यूनाइटेड नेशंस का, वो है आईसीजे।
तो ICJ स्टैंड्स फॉर, पहले तो मैं लिख दूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक हो गया। तो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इससे बनता है, और ICJ का हेडक्वार्टर हमें देखना है कहाँ पे है। तो ICJ का हेडक्वार्टर जो है वो हैग में है। हैग एक जगह है नेदरलैंड्स में। इसी तरह से ICJ के अंदर हमें ये भी बताओ कि इसके टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं। जो कुलभूषण यादव का केस गया था वो भी ICJ में गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर उसके अंदर कितने जजेस होते हैं, तो आंसर इज 15 नंबर। ये स्पेसिफिक है, ये सवालात बहुत दफा ये ICJ वाले। सर इसका यूएनओ से क्या रिलेशन है? यूएनओ का ये मेन ऑर्गन है। यूएनओ हाँ, जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ICJ है, WTO है, बहुत सारी और चीजें हैं इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद जनाब ICJ का ये भी सवाल आपको आता है कि टेन्योर ऑफ जजेस कितना होता है। जजेस तो 15 हैं, लेकिन उनका टेन्योर कितना होगा? टेन्योर है 9 इयर्स। ठीक है, सो ये है जनाब बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने यूनाइटेड नेशन को सेपरेट करके कोशिश की। तो उसको डिटेल से उसके सिक्योरिटी चैनल्स भी देख ली जाए, उसकी जो मेथड ऑफ कंट्रोल देख ली जाए। देखिए इसकी पिक्चर नहीं, फिर हम आगे चलते हैं। Sir, ठीक है, tenure of judges 9 years. सॉरी, Tenure of judges आप लिखे 9 हाँ years. 9 इयर्स। अच्छा, अब थोड़ी सी हमने फोकस करना है हेड ऑफिस, और आप लोगों ने उनको पढ़ना है ग्रुप्स की शेप। ग्रुप्स की शेप में पढ़ेंगे, सेपरेट सेपरेट करके पढ़ेंगे तो हमें बेहतर तौर पे याद होगा। जैसे कि वर्ल्ड बैंक, WB, वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पे है? वो वाशिंगटन DC में। जब हम यानी कि ये आगे उसके ऑर्गन्स ही पढ़ रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स यूएनओ के और ओवरऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेड ऑफिस हमें पक्के याद रखने चाहिए। ये करंट से रिलेटेड है ना, क्योंकि आज सभी चीजें चल रही हैं, इनके सेशंस अभी तक भी चल रहे हैं, इनके सेक्रेटरी जनरल भी चेंज होते हैं, वो सही से। अच्छा, नेक्स्ट है जी वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन DC में हेड ऑफिस इसका। तो इसी तरीके से IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इससे बनता है, तो इसका हेड ऑफिस भी वाशिंगटन DC में है। इसी तरह से नासा, ये जो खलाई इदारा है, स्पेस एजेंसी है, वो भी वाशिंगटन DC। तो अब थोड़ा सा इसको हमने क्या किया, हमने इसका एक ब्लॉक बना लिया, यानी कि वाशिंगटन DC की इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो हमने इसकी लिखी। क्लियर है जी? आगे यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो न्यूयॉर्क में हमने पढ़ा। तो इसी तरह से यूनिसेफ, ये यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। अच्छा, ये यूनिसेफ जो है ना, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड बनता है, लेकिन अब चूंकि टाइम कम की वजह से मैं हर एक को नहीं डिटेल से लिख सकता, तो आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं कि यूनिसेफ से बनता क्या है। ठीक हो गया जी? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो UNFPA, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एजेंसी, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यूयॉर्क है। जी जी बिल्कुल क्लियर होगी ये बात, हमने एक किस्म की लॉक कर दी, डिफरेंट उसको करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, और इसी तरीके से जो है जी WHF, वर्ल्ड हेल्थ फाउंडेशन, आई थिंक इससे बनता है। ये इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं, ये इनका तमाम का हेड ऑफिस यही है, दैट इज
जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, तो ये अब देखिए ना, हमने ग्रुपिंग की शेप में पढ़े, तो इंशाल्लाह इसके बाद याद करना आपको। स्टूडेंट्स से पूछेंगे कि आप क्लियर से आ रहे हैं, आवाज़ ठीक से आ रही है आपकी, क्योंकि एक दो को प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज और वीडियो अगर आप लोगों तक ठीक आ रही है, आप मुझे कमेंट करें, और किसने कोई इशू बताएं। नहीं सर, क्लियर नहीं। क्या कह रहे हैं? काफी मैसेज आए हैं, क्लियर नहीं। अच्छा, ऊपर रोशनी है, एक मिनट। उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है ना लाइट। सर तो छोटा मोबाइल ऑफ कर। नहीं, वो ऊपर की लाइट रिफ्लेक्ट। हाँ, वो मोबाइल भी ऑफ कर देंगे। आप मुझे ले लें यार। अच्छा जी, चलें, कोई लाइट का इशू है स्टूडेंट्स, तो इसको कवर अप कर लें, देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सर हम बात करें ताकि क्लियर जाए, बात करें उनसे कोई। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए, आप आपको लाइट वगैरह की रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रही, और मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही, वाइट बोर्ड आपको ठीक नजर आ रहा है। इफ इट इज फाइन विद यू, तो देन टेल मी, हम आगे स्टार्ट। जी स्टूडेंट, आप मैसेज करके बताएं। आ रहा है तो मैसेज? वॉइस क्या है यार? सर ये कनेक्टिविटी इशू है। हमारी साइड में तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि वॉइस तो जा रही है। नेट प्रॉब्लम कर रहा है। नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है। सबके मोबाइल से ये सबके मोबाइल से मैं कर रहा है। कम काम कर रहे हैं। हाँ जी, मेरा भी इधर मैं कर रहा था ना, नेट नहीं आ रहा। जैज नहीं, हम सारे हैं, बाकी भी हैं। सारे जो अभी जैसे बात भी नहीं आ रहा। लेकिन आज की क्यों रीजन क्या है? हाँ, इधर भी चल रहा है। हालांकि नॉर्मली तो ठीक आता है, हाँ जी। लेकिन आज की पास जैमर वगैरह तो नहीं है तो वो तो एवरीडे भी डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। नहीं, आज भी स्पेशल चीज कोई प्रोटेस्ट वगैरह तो और फिर आप क्लास को पढ़ेंगे तो बहुत सारी वीडियोस हमने शेयर करनी है। कल की वीडियो नहीं है सर। हाँ, कल वाली अभी प्रोसेसिंग हो जाएगी, ये दोनों इकट्ठी आ रही हैं। लेकिन इसके बाद वीडियोस नहीं आएंगी, आई लास्ट डे हमारे वीडियोस का वैसे भी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग, तो फिर वो आपको कानून है, आपको बेहतर पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वायलेशन होती है। आपके पास जी प्लीज पूछिए अभी। जी स्टूडेंट्स, आप बताएं थोड़ा सा, मे बी इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है कोई, आज लाहौर में इस रीजन में शायद कोई प्रोटेस्ट की कॉल हो गई, इस तरह के इश्यूज होंगे, इस वजह से चलिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। अब आप लोग बताएं, अगर आप लोगों तक मेरी आवाज़ और वॉइस, सॉरी, वाइट बोर्ड इज क्लियर, तो आई विल प्रोसीड फर्दर।
all okay now, sir, please. चलें जी, ओके, गुड हो गया, ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये अब देखिए ग्रुपिंग में हम करके इनके हेड ऑफिस को सीखना है आप लोगों ने। अब चलते हैं जी, रिपीट कर दीजिएगा, रिपीट करके फिर ओके जी, मैं रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके हम हेड ऑफिस जो है वो हमने करते हैं। तो उनके हेड ऑफिस के बारे में हम एक थोड़ी छोटी सी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम जो मिलते जुलते हैं एक एक जगह पे हम इकट्ठा एक ग्रुपिंग कर लेते हैं ताकि हमें वो चीज़ याद रहे। तो इस ग्रुपिंग के लिए जैसे कि स्टूडेंट्स लाइव में सुन रहे हैं, हमने मैंने वर्ल्ड बैंक लिखा, इसका वाशिंगटन डीसी है, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके वाशिंगटन डीसी है, नासा ये जो स्पेस एजेंसी है इसका जो भी वाशिंगटन डीसी, तो हमने ईरान क्लब कर दी सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली हमें आसानी हुई इस तरीके से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज है, वर्ल्ड हेल्थ फाउंडेशन है, इसके बारे में श्योर नहीं थोड़ा, ये सारे जो जिनेवा में इनका हेड ऑफिस है, जिनेवा स्विट्जरलैंड कंट्री का नेम है। तो इसी तरह से आप फर्दर ग्रुपिंग में जाएं, तो अब हम चलते हैं जी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। पहली बात तो ये इससे बनता क्या है, अब इनसे बनते वाली बात तो आपने सब लोगों ने गूगल करके कंफर्म कर लेनी है, क्योंकि ये अभी आपको क्लियर होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ऐसे भी आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए। तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इससे बनता है और इसका हेड ऑफिस है वो है वियना में, और वियना जो है वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इसी तरह से जो वियना में है एक और वो है जी OPEC, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उनका जो हेड ऑफिस है वो भी वियना में ही है, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल, ऑस्ट्रिया का। ओके, नेक्स्ट है APEC और इसका हेड ऑफिस है सिंगापुर में। अब देखिए थोड़ा सा फर्क है कि मैंने ये वियना में ये सिंगापुर में दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये एक कॉमनैलिटी है, वो ये है ये OPEC और इससे साथ मिलता जाता है APEC। OPEC स्टैंड्स फॉर ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और इसका APEC से बनता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में, वरना ये ना हो कि आप APEC से OPEC का हेड ऑफिस याद रखिएगा तो गलती हो सकती है। तो ये एक हमारा ब्लॉक ये हो गया एशियन पैसिफिक, जी जी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हम एक और ब्लॉक क्रिएट करते हैं, दैट इज ICC, क्या है जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का जो हेड ऑफिस है वो दुबई में है। इसी तरीके से हमें IHF इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का भी हेड ऑफिस पता होना चाहिए, एंड दैट इज इन लुसेन, LUSANNE, लुसेन, स्विट्जरलैंड में। इसी तरह से IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये एक्चुअली मैं वो ब्लॉग बना रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स के हवाले से है। तो IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक्स जो है कमेटी, उसका हेड ऑफिस जो है वो भी लुसेन स्विट्जरलैंड में है। और डेफिनेटली जब इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स की बात हुई तो फुटबॉल को हम किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जो फीफा का हेडक्वार्टर है वो है जी हमारा ज़ेग्रेब, स्विट्जरलैंड। तो अब ये वाला जो है ना हमारा एक वो हमारा बन गया है जी स्पोर्ट्स के हवाले से। ये ऑल्दो वो इज वेरी डिफरेंट है, तो थोड़ी सी वो सिमिलरिटी भी है, लेकिन अल्टीमेटली असल मकसद ये था कि हम इसको एक ही ग्रुप में ले आए, स्पोर्ट्स का हम एक ही ग्रुप क्रिएट करें। अच्छा जी, ये ना वर्ल्ड बैंक और IMF के हवाले से मैं जरा क्लियर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज आप जान लें। IMF के MD के बारे में इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इनके जो MD हैं, इनकी जो MD है उनका नाम क्या है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है वो आपकी IMF है, IMF की जो MD है, MD मींस मैनेजिंग डायरेक्टर। इसी तरह से ये इसको
मैं ऐसे करता हूँ कि वाशिंगटन डीसी की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के president, जी जी, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, याद रखिए ये एमडी। अच्छा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना सिस्टम है ना, कहीं प्रेसिडेंट के पास पावर है, कहीं एमडी के पास पावर है, कहीं सीईओ के पास पावर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और कहीं पे सेक्रेटरी जनरल के पास पावर है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का जो है वो डेविड मालपास है, वो प्रेसिडेंट है, और इस तरीके से जो एमडी आ रहा है। एक और बल्कि आपको उसको याद होना चाहिए कि जो नेटो है, नेटो का जो हेड ऑफिस है वो है ब्रसेल्स। ये बेल्जियम का जो है वो करता है। तो नेटो को जो हेड कर रहा है उनका नाम है जेंस स्टोलनबर्ग। तो ये नामों की भी एक विंडो बन गई, किस्म के जो इम्पोर्टेंट नेम है ना उनकी भी आपकी विंडो बन गई। अदर देन जो हमने ऑलरेडी लिखवाए हैं उनके अलावा ये आपके लिए NATO का हमने भी वो नहीं लिखा हेडक्वार्टर्स का जो हेडक्वार्टर लिखा है ना, ये ब्रसेल्स है इसका हेडक्वार्टर, और नाम इसका जेंस स्टोलनबर्ग है। अब हमने पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को हमने हर तरह से डिटेल से देखा, जैसे आप इसका प्रेसिडेंट होता है, क्या होता है? ये इसका जो है इसका आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ये इसको चेक करना पड़ेगा। हेड लिख हेड लिख लें, लेकिन फिर भी आप गूगल करके इसको कंफर्म करेंगे इसका प्रॉपर डेजिग्नेशन क्या है। अगर लेट्स सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर जेंस स्टोलनबर्ग जो है ये फॉर एग्जांपल नेटो के सेक्रेटरी, आई थिंक दिस इज सेक्रेटरी जनरल, यस, बट वी हैव टू कंफर्म इट। अगर सेक्रेटरी क्वेश्चन आता है सेक्रेटरी जनरल नेटो, तो नीचे सारे ऑप्शंस में आते हैं ये भी, और तो आप इसको सारी बात क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इनका जो डेजिग्नेशन है वो सेक्रेटरी जनरल की बजाय लिखा होता है सीईओ नेटो, तो फिर आप इनको क्लिक नहीं कर सकते। हेड के हाँ, जाहिर सी बात है, लीगली नॉमेनक्लेचर ही सेम नहीं है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं। अब लेट्स सपोज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो है वो इमरान खान है, तो अब हमें क्वेश्चन आ जाती हेड ऑफ पाकिस्तान, फिर क्या करेंगे? बताएं। प्राइम मिनिस्टर वैसे हेड नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली हेड कौन है? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है। तो फिर मतलब इस तरह की चीजें आ सकती हैं, लिहाजा आप अगर कोई सवाल पूछे तो उसके उत्तर बता दें। लेकिन वो आप लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉयर है, तो आपको ये पता है, वरना आमतौर पे ये नहीं कर रहा, हम हेड को डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स, अब मजीद आगे चलते हैं, इसको नोट करें। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे एक दो चीजें और लिखूँ, लेकिन जहाँ तक मैं आपसे खत्म करता हूँ आगे से लेनी तस्वीर लें, फिर आगे चलें। ये वाला भाई को सिग्नल से नहीं वो वाला भाई यार कौन सा पर्पल वाला है। पर्पल वाला ही है। तस्वीर लें, फिर आगे चलें। हाँ जी, चले जी, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं रेस्ट करता हूँ। एक और छोटी सी विंडो बनाते हैं अपनी। वो है जी हमारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसी तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसी तरह से कॉमनवेल्थ, और सिमिलरली
ये हमने एक विंडो बना दी और दूसरी विंडो बना देते हैं। फ्रांस से रेलेवेंट है यूनेस्को, इसी तरीके से इंटरपोल, अच्छा जी सर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जो के नाम मिलते जुलते हैं ना, तो ये भी कंफ्यूज, जैसे मैंने आपको ओपीईसी और एपीईसी का डिफरेंस बताया। सो इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो हेड ऑफिस है दैट इज इन बर्लिन, और बर्लिन पता ना कहाँ पे आपको, ये जर्मनी में। सिमिलरली ये कैपिटल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो है लंदन में, यूके का कैपिटल है। कॉमनवेल्थ भी लंदन यूके में ही है, तो इससे हमने वो चीज कवर कर ली। इसी तरह यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमएनएसई फंड, वो यूनिसेफ से बनता था, जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क था। ये यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेड ऑफिस है दैट इज पेरिस। इंटरपोल का जो हेड ऑफिस है लियोन, ये एक्चुअली पेरिस भी आपको पता है कि किसका सिटी है, फ्रांस का कैपिटल है ना, और इस तरह ये लियोन है, ये भी फ्रांस की। अच्छा एक चीज हम थोड़ा उसमें थोड़ा है उसको मैं कवर अप करता हूँ कि आपको आपका जो हमने बैंक पढ़ा था वर्ल्ड बैंक, उसका क्या था जी, वॉशिंगटन डीसी। तो इसी तरह अगर आपको बैंक के हवाले से ही बात फर्दर आ जाए, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उसका है मेडियालोन, और ये एरिया है फिलीपाइंस का। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो हमारा, ओके जी। तो इस तरह और कोई चीज देख लेते हैं जो कोई और मिसिंग है आपकी, तो ब्रिक्स वाली बात हम कर लेते हैं, बाकी बन सकती है। अच्छा ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स BRICS, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और एक से सवाल आता है कि ब्रिक्स से बनता क्या है। ब्राजील, ब्राजील ठीक हो गया, और रशिया, और इंडिया, ठीक है गुड, और चाइना, श्रीलंका, यार साउथ अफ्रीका। इतने बड़े बड़े मुल्कों के साथ, मैं वो एरिया वाइज कह रहा था। हाँ साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स से बनता है, याद रखिएगा। एक और भी है ब्रेक्सिट, वो क्या होता है, वो था ब्रिटिश एग्जिट, From यूरोप where? का हिस्सा के नहीं। फ्रॉम वेयर ब्रिटिश एग्जिट, ये एक्चुअली एक कैंपेन थी कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से सेपरेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वो कैंपेन थी जो खत्म हो गया, तो चूंकि वो एग्जिट भी हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पे आपको ये आना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन जो है EU, उसका जो है वो कहाँ में हेडक्वार्टर है, ब्रसेल्स में। और दूसरे नंबर पे ये क्लियर होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल मेंबर्स उसके होते थे 28, लेकिन अब 27 रह गए क्योंकि ब्रिटिश एग्जिट हो गया। अच्छा आप ये जरा गूगल कर लीजिएगा, मैं नॉट श्योर कि इसकी डेट क्या है, डेट ऑफ ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, इस डेट को जरा आप सर्च करके इसको देखिए। ओके स्टूडेंट्स, ये ब्रिक्स का सर हेड ऑफिस किधर है? इसका हेड ऑफिस क्या है, ब्रसेल्स। तो जनाब अभी ये है हमारी आज की करंट अफेयर्स की पूरी डिटेल, और इसके अंदर से हमने स्पेशली आज फोकस किया है ऑर्गेनाइजेशंस को। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से बाकायदा चीज़ें जो है हम उनको डे वाइज और डेट वाइज फोकस करते रहेंगे। तो ये आज का एक आखिरी लेक्चर था स्टूडेंट्स, जो कि आप लोगों को मैंने इन द फॉर्म ऑफ वीडियो शेयर करना है। इसके बाद जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी, आपको लाइव लेक्चर लेना होगा, और फिर लाइव लेक्चर्स में डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स पेड हैं उन्हीं को ही लिंक शेयर होगा, और बकाया लोगों को लिंक नहीं शेयर होगा। लिहाजा अगर कोई सीरियस है, अगर कोई नहीं तो फिर वैसे ही, अगर बंदा सीरियस है तो बच्चा तो उसको चाहिए, आई थिंक सो कि उसको फीस सबमिशन जल्दी करवा देनी चाहिए, ताकि वो उसको पेड क्लासेस का लिंक शेयर होना शुरू हो। नंबर 1 ये बात, और दूसरी बात ये है कि वो फिर बाकी लोगों से पीछे नहीं रहेगा साथ, क्योंकि अब हमने आगे चलना है।
जो लोग मेरी अभी इस वीक में लेक्चर जिन्होंने ज्वाइन किए हैं उनको मैंने चूंकि कहा था कि मैं आपको पुराने लेक्चर्स भी शेयर कर दूंगा, तो जो जो पेड स्टूडेंट बनता जाएगा फिर हम पेड ग्रुप के अंदर जो पुरानी सीरीज है वो भी शेयर कर देंगे, जो 2-3 लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा। तो अल्टीमेटली आप जब वो पढ़ लेंगे और ये वाले भी ले लिए हम सब एक पेज पे हो जाएंगे, जो पुराने हैं नए हैं। अल्टीमेटली इसके बाद फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो लिहाजा आप जो सीरियस और सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको तो एडवांस इसको कर लेना चाहिए ताकि हम एक टीम की शेप में आगे बढ़ सकें। तो अब जी आपका क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जरा एक सेकंड आप ना ऐसे करें, क्वेश्चन नोट करके मुझे बता दें जी। हाउस ओपन, आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप लोग जो बैठे हैं फिजिकली आप भी वो क्वेश्चन होते से पूछ सकते हैं। सर EU अब्रीविएशन पूछा है। EU यूरोपीय यूनियन बनता है जी, EU स्टैंड्स फॉर यूरोपीय यूनियन। इसकी तस्वीर ले ली आप? ले लेंगे। हाँ ले लेंगे जी। और कोई क्वेश्चन? सर आपने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया MBBS पेन का, उसको थोड़ा एलाबोरेट। हाँ, MBBS पेन जो बेसिकली हमने वो कंट्री जाहिर की जो सार्क के मेंबर हैं, जी जी ठीक है। एंड MBBS पेन स्टैंड फॉर M for Maldives, B for Bhutan, next B for Bangladesh, और next S for Sri Lanka, उसके बाद P for Pakistan, A for Afghanistan, I for India, and N for Nepal। ओके जी। और जी सर नासा का अब्रीविएशन। नासा की एब्रिविएशन यार ये आई एम नॉट श्योर अबाउट, आई थिंक क्या नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। नेशनल एरोनॉटिक्स, ये नेशनल फीस का मतलब जस्ट अमेरिका के लिए यस सर, नासा एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी का दैट वाज करना हूं, लेकिन एन से मुझे क्लियर नहीं था। नेशनल है ओके जी। ब्रेक्सिट का पूछा मैंने। ब्रेक्सिट ये ब्रिटिश एग्जिट ब्रिटिश एग्जिट का मतलब ये है, ये एक्चुअली एक कैंपेन चली थी। जो ब्रिटिश एग्जिट है ये प्रोबेबली पिछले साल हुआ है कि ब्रिटिश ने यानी ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार कर ली। इससे पहले यूरोपीय यूनियन में 28 मेंबर्स हुआ करते थे जो अब रह के 27 रह गए। तो एक कैंपेन चली ब्रिटेन में कि हम यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो वो फिर कैंपेन सक्सेसफुल हो गई और अल्टीमेटली वो फिर ब्रिटेन ने सेपरेशन इख्तियार कर ली। तो उस मूवमेंट का नाम था ब्रेक्सिट, ब्रिटिश एग्जिट इसे बोलते हैं। एक्चुअली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये कैंपेन थी। जैसे मैंने आपको यूरोपीय यूनियन से लिंक करके एक इंफॉर्मेशन दी थी। अलबत्ता ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कौन-कौन से कंट्रीज शामिल है वही बता दीजिए जी। कोई और नेटो क्वेश्चन? के सर मेंबर्स कौन हैं? नेटो के मेंबर्स तो टोटल मेंबर्स इसके जो हैं वो टोटल मेंबर्स की बात करिए कौन-कौन मेंबर है? हाउ मेनी मेंबर्स? ये नेटो के 28 के करीब है जी। इसको हर हमें चेक करना होगा, हम इसको ऐसे नहीं कह सकते। और लास्ट लेक्चर का उन्होंने पूछा हुआ है, कल का जो हुआ है तो जी जी। अच्छा जी, कल का जो कल का लेक्चर है वो इंशाल्लाह कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर ये दोनों शेयर हो जाएंगे आपको। कोई प्रोसेसिंग थोड़ी प्रॉब्लम थी और मेरे पास कुछ टाइम की क्लियर वैसे मैं नहीं कर पाया, लेकिन हो जाएगा आज। आज रात को होगा। ये जो तीनों नेटो के मेंबर्स 29 है जी। जो तीनों ड्यूरेशन से उस्मानी, अब्बासी और उमैया, ये सब कॉन्टिनेंट से भी रिलेटेड हैं या ये सेपरेट? देखिए ये एक क्वेश्चन कल वाला स्टूडेंट ने किया कि अब्बासी और एम्पायर है और ये उमैया डायनेस्टी है, अब्बासी डायनेस्टी है और ऑटोमन एम्पायर है। ये एक्चुअली इनका ताल्लुक पाकिस्तान अफेयर्स से तो डायरेक्टली नहीं बनता, लेकिन मैंने हिस्ट्री समझाने के लिए कहा था कि इनको समझना जरूरी है, वरना तो आप की जिंदगी का भी जिक्र किया था। तो उससे क्या होता है कि आपको जो कैलेंडर्स है ना, BC का कैलेंडर, AD का कैलेंडर, हिजरी, नबवी, ये सारी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने दी थी। और अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान अफेयर्स में भी ये काम आएगी, पहली बात तो ये आई बिलीव इट। और दूसरी बात ये कि आपको जब पाकिस्तान के अलावा जब आप इस्लामिक हिस्ट्री या ओवरऑल जनरल हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तब आपको ये चीजें हेल्प होगी। सो लिहाजा ये सीखना बहुत जरूरी है। सर ये पूछ रहे हैं कि ये जो तीनों हैं ये अरब डायनेस्टीज में ही हैं? जी जी, ये अरब डायनेस्टीज है। एक्चुअली जो ऑटोमन एम्पायर उसका तो हम खुद भी हिस्सा रहे हैं ना, और खुद से मुराद है हमारी इमोशनल अटैचमेंट रही है। जब हम पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ेंगे और जब हम जाएंगे खिलाफत मूवमेंट में जो कि 1919 में स्टार्ट होती था, तो पता चलेगा कि हमारी कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी। खलीफा जो होता है ना, खलीफा, उसके लिए हमारे दिल में शुरू से ही मोहब्बत रही है, वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारे लिए मोहब्बत। सर एक और क्वेश्चन है कि ऑनलाइन में कभी नेट अच्छा, ये तो अगर वीडियो लेक्चर ही हमें कंप्लीट हाँ वो नहीं पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से पहले बता चुका हूँ वायलेशन होगी, तो वीडियोस लेक्चर्स तो नहीं मिल सकेंगे। हाँ बता, जैसे हम लाइव में हैं और किसी बच्चों को जब अल्टीमेटली स्टूडेंट्स पेड हो जाते हैं तो वो जो ट्रैफिक है, जो बहुत सारे लोग और भी हैं जो कि हम तो अभी लिंक किया हुआ है,
तो जब ट्रैफिक कम हो जाती है तो अल्टीमेटली फिर हर बंदे का क्वेश्चन को एड्रेस करना भी हमारे लिए आसान होगा और अल्टीमेटली चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये पिछले 2 लेक्चर्स में कोई नेट इशू नहीं था, ये आज हुआ है और प्रोबेबली आइंदा भी नहीं होगा। न्यूज़पेपर का जी न्यूज़पेपर का बताऊंगा जी, आज तो नहीं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर न्यूज़पेपर लेके आऊंगा फिर बताऊंगा जी। DC is a city or district? डीसी डीसी क्या? सर वॉशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वॉशिंगटन डीसी एक स्टेट है, मैप कर हिस्सा न्यूयॉर्क है। आप लोगों को क्वेश्चन? हमने कल जो आपने पढ़ा था ऑटोमन एम्पायर और ऑटोमन खिलाफत जिसे कहते हैं, सेम ठीक चीज़। ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, खिलाफत उस्मानिया भी कहते हैं, दोनों एक चीज़ है। तो ये शुरू से एक ही चलती आ रही थी, तब की चलती आ रही थी या बीच में ब्रेक ही है? ब्रेक्स आए हैं बेसिकली, लेकिन कि ओवरऑल इसको हम देखें तो जैसे मुगल्स पीरियड है वो बेसिकली 1526 से लेके तो 1857 तक किसी न किसी शेप में रहा। हालांकि बीच में ब्रेक आया है, एक बड़ा मेजर ब्रेक है, वो था सूरी डायनेस्टी, यानी जिनका नाम जिन्होंने जीटी रोड पे बनवाया था, शेरशाह सूरी, और उनकी डायनेस्टी पूरी आई, यानी कि उनके बाद भी उनके जो आए थे प्रेडिसेसर्स वो आए। ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग? ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि शफाफियत, ट्रांसपेरेंट यानी जैसे शीशा है ना तो बाहर नजर आ रहा होता है, तो उस विंडो को, पेन को हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट है, हम इसको देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी बहरहाल इसको हम देख, एक्चुअली ये है कि अगर वर्ल्ड के अंदर जो जितनी भी ग्लोबली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ग्लोबली जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हो रही हैं, उनमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, तो इस चीज़ को मुहैया करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल काम करता है। एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने ये इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया, वो ज्वाइनिंग डेट भी पाकिस्तान की जो, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जो यूएनओ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूएनओ की आप लिख लीजिए, मैंने नहीं लिखवाई, 30 सितंबर 1947 के वक्त हमने इसको ज्वाइन किया था, पाकिस्तान की जो ज्वाइनिंग है। तो इसके अलावा जो है हमें ये पता होना चाहिए कि एससीओ को हमने कब ज्वाइन किया। 30 सितंबर 1947 ये हमने यूएनओ को ज्वाइन किया, और सेम डे में ही यमन ने भी ज्वाइन कर लिया था। सेम डे में एक और कंट्री ने ज्वाइन किया था और वो यमन था हमारे साथ। यमन? जी जी जी। और इसी तरह से जो है ना एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको भी हमने ज्वाइन रिसेंटली किया है, हमें और इंडिया को, दोनों को सेम डे स्टेटस मिला था, मेंबरशिप मिली थी, एंड दैट इज प्रोबेबली 9 जून 2018। ये चेक कर लें 2018 है या 2017। पाकिस्तान ज्वाइन कर दिया है एससीओ 9 जून 2017 ऑब्लिगेटिंग आगे क्वेश्चन मार्क। तो नोट्स का पूछ रहे हैं कि हार्ड फॉर्म में मिल सकते हैं? हार्ड फॉर्म में बिल्कुल मिल सकते हैं कि आपको मैंने जब शेयर करने हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो आप उसको प्रिंट निकलवा दीजिए, आगे हो जाएंगे। ओके, और ठीक है जी, चलिए स्टूडेंट्स, विश यू वेरी गुड लक। तो इंशाल्लाह फिर हम अपनी अगली क्लासेस में कम ट्रैफिक के साथ मिलेंगे और सिंसियर लोगों के साथ मिलेंगे। बहरहाल अभी भी आप लोग मैक्सिमम ज़्यादा सी बात है, लोग सिंसियर ही थे, लेकिन फिर भी इट्स एक हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी का हम इसको लॉक कर दें और बेहतर चीज़ चला सकें। इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो 50% ऑफ। हाँ, वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला सेशन था, उनकी टोटल फी 15,000 थी, लेकिन उसको 50% से ज़्यादा कंसेशन करके अब तमाम वन पेपर एस्पायरेंट्स के लिए जस्ट 7,000 है हर एक के लिए, वो चाहे एडीआईपी है, असिस्टेंट एफआई है, या कुछ भी। अच्छा जी, एक और अच्छी चीज़ जो आप लोग सिंध के स्पेशली लोग सुन रहे हैं मेरे, उनके लिए ये है कि जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो बहुत सारी सीट्स अनाउंस की थी, जो कि टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर्स की थी, उनका जो वन पेपर एमसीक्यूज का जो सिलेबस है वो बिल्कुल वही है जो हम इंशाल्लाह आपको करा रहे हैं, क्योंकि ऐसे आप सिंध से है ना जी। तो करंट अफेयर्स है, एवरीडे साइंस है, इंग्लिश है, पाकिस्तान अफेयर्स है, जीके है, तो वो वही चीज़ें हम इंशाल्लाह उनको यहाँ फोकस कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिंध वालों के लिए। एक तो सीट्स बल्क में बहुत ज़्यादा है, नंबर 1, और नंबर 2 के ये आपकी यही वाली प्रिपरेशन आपको एफआईए में भी काम। ओके जी, और क्वेश्चन है आप लोगों का? ले जी, विश यू वेरी गुड लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।